BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा जो विषय है बच्चों वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे समझेंगे। प्रकरण 14वां ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव, जिसका दूसरा भाग आज हम देखने वाले हैं। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो अपने इसी पाठ के पहले भाग में बच्चों हमने क्या देखा? हमने सामान्य तौर पर कुछ चर्चाएं की जिसमें ऊष्मा के स्रोत को देखा, फिर ऊष्मा का संचरण देखा और ऊष्मा और तापमान में थोड़ी सी चर्चा की थी। ऊष्मा के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य, और उसके बाद हमारे पृथ्वी का अंतर्भाग वह भी ऊष्मा का एक स्रोत है। इसके अलावा कुछ मानव निर्मित स्रोत जैसे विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ईंधन जलाकर लकड़ी हो चाहे खनिज तेल हो, पेट्रोल डीजल हो, इन सब से भी ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद हमने देखा इसी ऊष्मा का संचरण जो कि 3 तरीके से होता है। एक संचलन या कंडक्शन, दूसरा है संवहन या कन्वेक्शन, और तीसरा है बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया, रेडिएशन या विकिरण। इसके बाद हमने देखा तापमान मापन की कुछ इकाइयाँ जो कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के रूप में होती है। सेल्सियस को डिग्री C से दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट F से दर्शाते हैं और केल्विन को K अक्षर से दर्शाया जाता है। इन राशियों का इकाइयों का आपस में क्या रिलेशन है एक इक्वेशन द्वारा दिखाई देता है। C/5 बराबर F-32/9, F ऋण 32/9 बराबर होता है C/5 के। उसी प्रकार केल्विन और सेंटीग्रेड में इक्वेशन दिखाई दे रहा है कि केल्विन जो होता है सेंटीग्रेड से 273.15 ज़्यादा होता है हमेशा। K = C + 273.15, उसको राउंड कर देते हैं तो C + 273 हो जाता है। तो ये K और C में संबंध है और पहला इक्वेशन C और F में संबंध है, ये हमने देखा था। तो इन सूत्रों से हम तापमान की इकाइयों में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने पिछले लेसन में 1-2 उदाहरण भी देखे थे। हमारी आज की जो चर्चा होगी वह होगी तापमापी और कैलोरीमापी। जो क्या है कैलोरीमापी?
इनकी एक सामान्य रचना केवल देखेंगे हम। उसके बाद ऊष्मा का किसी ठोस, द्रव या गैस पर सामान्य तौर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर कुछ स्वाध्याय भी देखेंगे। चलिए चलते हैं तापमापी की ओर, यानी तापमान मापने का जो उपकरण या साधन है। बहुत सारे साधन हम देखते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, सब चिकित्सीय है, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास यह उपयोगी होता है। सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर का तापमान नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उससे अधिक तापमान होने पर हम कहते हैं कि मनुष्य को बुखार है। सेंटीग्रेड में 36 से 37 होगा तो मनुष्य का तापमान नॉर्मल है, यानी उसे बुखार नहीं है। जबकि फ़ारेनहाइट में यही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कैलकुलेशन कर लेंगे सूत्र द्वारा तो हमें पता चल जाएगा। उससे ज़्यादा, यानी मनुष्य के तापमान से ज़्यादा तापमान नापना हो तो हम प्रयोगशाला के तापमापी का उपयोग करते हैं। उसमें 100-120 डिग्री और कम से कम -40 तक हम नाप सकते हैं। अलग अलग प्रकार के तापमापी आवश्यकता अनुसार बनाए गए। सामान्य तौर पर जो प्रयोगशाला का तापमापी होता है उसमें पारे का उपयोग करते हैं। कोई भी पदार्थ हम जानते हैं कि गर्म करने पर वह फैलता है, तो पारा भी द्रव पदार्थ है, फैलता है यहाँ पर और वह धीरे धीरे घुंडी में नली जो है उसके ऊपर वह चढ़ता है। यह सिंपल सी थ्योरी इसमें लागू होती है। किसी भी तापमान में नीचे एक बॉल घुंडी होती है, उसमें पारा या अल्कोहल या अन्य रसायन द्रव भरे होते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो चूंकि वह नली है, जगह नहीं है फैलने के लिए, आयतन बढ़ेगा। गर्म होने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है तो जगह नहीं है तो वह नली में ऊपर चढ़ता है। उस नली को आवश्यकता अनुसार 0 से 100 अथवा -40 से 50 समान अंतर में इसको डिवाइड करना है। तो तापीय प्रसरण के कारण द्रव नली में चढ़ जाता है। सेंटीग्रेड में हिम बिंदु यानी जहाँ पर बर्फ जमती है उसे 0 डिग्री कहते हैं, और भाप बिंदु मतलब जहाँ पर द्रव उबलता है वह 100 डिग्री मानते हैं। तो इन दो चिन्हों यानी 0 से 100 के बीच में 100 भागों में उसे बांट देते हैं, समान भागों में। जबकि फ़ारेनहाइट में ये दोनों बिंदु यानी हिम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भाप बिंदु 212 डिग्री होता है। इनको 180 समान अंतर में भागकर पैमाना या स्केल वहां लिख दिया जाता है। अगला है कैलोरी मापी, ऊष्मा मापी। ये क्या है? तो ये ऊष्मा मापने का साधन है। अभी हमने तापमान मापने का एक साधन देखा, ये कैलोरीमीटर यानी ऊष्मा मापी है, ऊष्मा को मापने का साधन है। यह थर्मस फ्लास्क की तरह ही रचना होती है। 2 बर्तन इसमें होते हैं और बर्तन में द्रव भरा होता है, उसमें थर्मामीटर लगा होता है, वीडियोलक लगा होता है, और जिस वस्तु की ऊष्मा को नापना होता है, ऊष्मा के प्रवाह को नापना होता है, वह इसके अंदर डालकर हम चेक करते हैं। तो इसकी रचना हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग इस पर नहीं करना है। तो ये एक बाहरी बर्तन होता है, उसके अंदर एक और बर्तन होता है, बर्तन में पानी द्रव भरा है, एक थर्मामीटर लगता है इसमें, एक वीडियोलक स्टीरर यानी अंदर पदार्थ को हिलाने के लिए, पानी को हिलाने के लिए, एक ढक्कन ऊष्मारोधक यानी ढक्कन लगाने पर
ऊष्मा न बाहर से अंदर न अंदर से बाहर जा सकती है। और इसी प्रकार दोनों बर्तन के बीच की जगह को सील करने के लिए, ताकि यहाँ का हवा वहाँ, वहाँ का हवा यहाँ न आ सके, किसी माध्यम से एक सील लगाया जाता है ऊष्मारोधक। और जिस पदार्थ की ऊष्मा को चेक करना है वह उसमें रखा जाता है। जैसे कि रचना इस तरह है, बाहरी बर्तन, उसके अंदर एक बर्तन, दोनों के बीच में निर्वात जगह होती है, उस जगह को सील कर दिया जाता है। उसमें थर्मामीटर लगाया जाता है, वीडियो लॉक लगाया जाता है, और जो पदार्थ है उसको ऊष्मा चेक करना है उसको अंदर रखा गया। इस तरह से ऊष्मारोधक ढक्कन भी लगा हुआ है इसको। तो हमने देखा इसमें बाहर का एक बर्तन है, अंदर का बर्तन है, धातु का बर्तन, बीच में निर्वात जगह, ऊष्मा अवरोधक लगा रहता है ताकि यहाँ से हवा अंदर दूसरे बर्तन में न पहुँच पाए। ऊष्मा अवरोधक ढक्कन भी लगा है ताकि बाहर की हवा न अंदर जाए, न अंदर की बाहर की ऊष्मा न अंदर, न अंदर की ऊष्मा बाहर। एक वीडियो लॉक लगा रहता है, और तापमाप भी से हम तापमान को चेक करते हैं, और फिर विविध सूत्र द्वारा हम ऊष्मा की गणना करते हैं। अब हम चलेंगे ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट देखेंगे। तो ऊष्मा का दो प्रभाव बहुत प्रमुख है। एक तो ऊष्मा देने अथवा लेने पर आकुंचन अथवा प्रसरण होता है, यानी ऊष्मा लेने पर कोई वस्तु सिकुड़ जाती है, देने पर वह फैल जाती है। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, यानी उसका आकार, रूप में परिवर्तन। तो ये दो प्रमुख प्रभाव है ऊष्मा का, आकुंचन, प्रसरण, अवस्था परिवर्तन। तो हम यहाँ देखेंगे ऊष्मा देने पर क्या प्रभाव होता है। तो किसी पदार्थ को ऊष्मा अगर हम देते हैं तो निश्चित है उसका तापमान बढ़ेगा, उसमें प्रसरण होगा, फैला होगा। आकुंचन की बात नहीं कर रहे हैं हम। जबकि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। सामान्य तौर पर ऊष्मा देने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, और अधिक ऊष्मा देने पर द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये अवस्था परिवर्तन। तो हम देखेंगे केवल प्रसरण, फैलाव ऊष्मा देने पर। तो ऊष्मा देने पर पदार्थ या वस्तुओं में प्रसरण होता है। हम ठोस का प्रसरण देखेंगे कि ठोस पदार्थों में क्या होता है। तो किसी भी ठोस को ऊष्मा देने पर उसका तापमान बढ़ जाता है, तो उसका प्रसरण होता है। वह तीन तरह से हो सकता है। जैसे अगर कोई लंबा तार है तो उसमें एक रेखीय प्रसरण होगा। पतला चौड़ा कोई आकृति है तो उसमें पतली प्रसरण होगा। और अगर घन आकृति है, घन वस्तु है, तो उसमें घनीय प्रसरण होगा। क्या मतलब है तीनों का? जैसे कि यह एक तार है, पतला छड़ है, उसमें ऊष्मा दिया गया तो क्या होगा? यह एक चपटा पदार्थ है कोई, उसमें ऊष्मा देने पर क्या होगा? और अगर कोई घन आकृति है तो वहाँ अगर ऊष्मा मिली, ऊष्मा दी गई, तो इनमें कैसा प्रसरण होगा? तो हम प्रसरण पर चर्चा करेंगे कि ठोस को ऊष्मा देने पर तापमान बढ़ता है, उसका प्रसरण होता है। देखिए हमने लंबी आकृति में क्या हुआ, तो उसमें केवल उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, जिसे हम कहते हैं एक रेखीय प्रसरण। दूसरी आकृति में देख रहे हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई यानी वो फैलती है, तो उसे हम प्रतलीय प्रसरण कहते हैं। और तीसरे केस में देखते हैं
घन आकृतियों को जब ऊष्मा देते हैं तो वह उसका आयतन बढ़ता है, यानी वो हर दिशा में फैलता है। तो पहले में लंबाई बढ़ती है, दूसरे में क्षेत्रफल बढ़ता है, तीसरे में आयतन बढ़ जाता है तापमान ऊष्मा देने पर प्रसरण में। अब द्रव में देखते हैं। अभी हमने ठोस का देखा, तो द्रव का निश्चित आकार तो होता ही नहीं है, लेकिन आयतन होता है। इसलिए इसमें जब ऊष्मा दी जाती है तो उसका घनीय प्रसरण ही होता है। ये द्रव है, ऊष्मा देने पर यह इसका आयतन बढ़ता है। तो द्रव में घनीय प्रसरण होता है ऊष्मा देने पर। गैस का प्रसरण, गैस में चेक करते हैं तो गैस का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं, न ही कोई निश्चित आयतन होता है। इसलिए ऊष्मा देने पर गैस में कुछ घनीय प्रसरण जरूर होता है, परंतु निश्चित आकार के बर्तन में भरने पर उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। तो वो क्या करता है, अपना दबाव बढ़ाता है। थोड़ी सी जगह में भी वह गैस हो सकता है और पूरे बर्तन में भी वो फैल जाता है उतना ही गैस। तो आयतन निश्चित नहीं है। तो ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद आयतन नहीं बढ़ता उसका, लेकिन दबाव बढ़ता है और हम इसे पिस्टन द्वारा अथवा इस तरह ढक्कन देख रहे हैं, वह दबाव के कारण निकल सकता है। ऊष्मा देने पर गैस का दबाव बढ़ जाता है। अब चलते हैं प्रसरण का दैनिक जीवन में हमने कहाँ उसका उपयोग देखा है, यानी प्रसरण की घटना को समझते हुए हमने कहाँ उसका उपयोजन किया है। तो रेल की पटरी बहुत सुंदर उदाहरण है उसका। आपने रेल की पटरी देखी होगी, लंबी दूरों मीलों तक फैली होती है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये पटरियाँ एकदम अखंड नहीं होती है, उनमें बीच बीच में अंतर होता है। यह अंतर 1-2 सेंटीमीटर से 2-4 इंच का भी दिखता है कहीं कहीं। ये अंतर क्यों रहता है? क्योंकि रेल की पटरियां एक रेखीय लंबी आकृति है, पदार्थ है, तो ऊष्मा देने पर वह उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती है। अगर अंतर न रहे तो लंबाई एक दूसरे से टकरा कर पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं। तो अंतर न हो तो गर्मी के दिनों में पटरियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं प्रसरण के कारण, तो गाड़ी पटरी से उतर सकती है, दुर्घटना हो सकती है। चलिए इससे संबंधित कुछ स्वाध्याय देखते हैं। जोड़ो मिलाव है इस तरह से। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है पानी का क्वथनांक यानी उबलना, सामान्य तौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फ़ारेनहाइट में वह 212 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कमरे का तापमान 23 डिग्री के आसपास उत्तम होता है, जिसे केल्विन में मापेंगे तो 273.23। 273 में 23 जोड़ देंगे सेंटीग्रेड को, 296 आ जाएगा, तो हो जाएगा 296 केल्विन। पानी का हिमांक, बर्फ जमने, पानी जमने की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और यहाँ लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जोड़े मिला दिया हमने। अब चलते हैं अगले स्वाध्याय की ओर। सही गलत कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन सा कथन सही गलत है, ये हमें बताना है। पहला कथन है पदार्थ का तापमान जूल में नापते हैं। नहीं, तो सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नापते हैं, मतलब यह सत्य।
ऊष्मा या गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल, हमने छड़ वाला उदाहरण लिया, पानी में डुबाने पर छड़ की ऊष्मा पानी में चली जाती है। ऊष्मा की इकाई जूल है। हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। ऊर्जा की इकाई जूल। ऊष्मा देने पर पदार्थ में आकुंचन होता है, सिकुड़ता है। गलत, हमने जाना ऊष्मा देने पर पदार्थ फैलता है। ये कथन असत्य है। अगला है, ठोस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। बिल्कुल गलत है। ठोस के परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, वह अपनी जगह पर एक दूसरे से जुड़े बंधे होते हैं किसी न किसी बॉन्ड से, मजबूती से। ये असत्य है। अगला है, गर्म पदार्थ के परमाणुओं की औसत ऊर्जा ठंडे पदार्थ के परमाणुओं की औसत ऊर्जा से सापेक्ष की अपेक्षा कम होती है। तो गर्म पदार्थ की औसत ऊर्जा कम होती है, यहाँ कहा गया है, तो ये गलत है। गर्म पदार्थों की औसत ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि उसका तापमान अधिक होता है। तो ये रहा स्वाध्याय जिसमें सत्य है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है। पहला है, तापमापी यह उपकरण मापने के लिए होता है। क्या मापने के लिए, ऊष्मा या तापमान? तो निश्चित है, यह तापमान मापने के लिए बनाया गया थर्मामीटर। फिर ऊष्मा मापन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऊष्मा मापन करने के लिए हम ऊष्मा कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी का प्रयोग करते हैं। तापमान यह पदार्थ में के परमाणुओं के गतिज ऊर्जा की मात्रा है। औसत गतिज ऊर्जा की मात्रा है यह। जबकि ऊष्मा क्या है? पूरे गतिज ऊर्जा का योग है। किसी वस्तु की ऊष्मा यह उनमें के परमाणुओं के कुल मात्रा है, यानी कुल गतिज ऊर्जा की मात्रा होती है, टोटल। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।